हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। और मेरा नाम है अनुभव स्वामी। तो आज की क्लास हम चैप्टर मोशन से कर रहे हैं, जो कि 9th क्लास से रिलेटेड है। और आज की क्लास हमारी होगी थर्ड। जैसे कि आपको पता भी होगा कि इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर करा चुके हैं। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम डिस्टेंस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कोई जब ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में कोई लेंथ ऑफ पाथ कवर करे, राइट, तो उस डिस्टेंस के या उस पाथ के फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम किसी सर्टेन डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करें तो उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। यानी कि जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम डायरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सोल्व करें तो हमें डायरेक्शंस को कुछ इस तरीके से लेना चाहिए। इधर डायरेक्शन हमने ली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इमेजिन करें कि कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और फिर वो पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर इस सिचुएशन में हमसे पूछा जाए कि पर्सन ने कितने डिस्टेंस कवर की, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस कवर की है 3 + 4 = 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हमें यह पता करना हो कि पर्सन की फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ एक ही होगी, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। इधर होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर कहे कि यहाँ है पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया बी और यहाँ पे पॉइंट हो गया सी, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सोल्व करें तो AC = हो जाएगा √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये वैल्यू हम सोल्व करें तो AB हो जाएगा 3 स्क्वायर और BC की वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर 16 + 9 25। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें जो AC जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी वो 5 किलोमीटर होगी। तो यहाँ जो A पॉइंट है, A पॉइंट पर हो गई इनिशियल पोजीशन, यानी जहां से पर्सन ने चलना शुरू किया ये हो गई इनिशियल पोजीशन। और C पॉइंट पे जहां पे कि लास्ट में पर्सन जाकर के रुका, इसे क्या कहेंगे? फाइनल पोजीशन कहेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें A पॉइंट से C पॉइंट तक अगर हम ऐसे जाएं कि A to B, B to C, देन डिस्टेंस कितनी हो रही है? 7 किलोमीटर। बट अगर हम A यानी इनिशियल पोजीशन, C यानी फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो कितनी आ रही है? 5 किलोमीटर। इसका मतलब A से C जाने के लिए ये पाथ यूनिक है और शॉर्टकट है। इसी वजह से जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी: द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बात आपको समझ आई? अब देखिए, क्योंकि अगर हमें एक शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करनी थी इस एग्जांपल में, तो हमें एक सर्टेन डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा, जो क्या होगी? जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। क्या होगी? यहाँ भी देखिए एग्जांपल में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है तो आप इससे पहले वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिटेल में डिस्कस किया है। अब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने का एक और मेथड है जिसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है?
व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए डेफिनिट लेंथ ऑफ पाथ इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखिए, जब हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा वहां डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने टर्म यूज किया स्पेसिफिक डायरेक्शन या फिर वी कैन से सर्टेन डायरेक्शन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट डेफिनेट लेंथ ऑफ पथ को कवर करे लेकिन एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक, एक डेफिनेट डायरेक्शन में कवर करे, तो उस लेंथ को, उस डिस्टेंस को तब हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, राइट। तो यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर देते हैं तो एक नया टर्म जो बन जाता है वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाता है नया टर्म? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखिए आगे के कुछ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझते हैं। सबसे पहला, इसकी इंटरनेशनल सिस्टम में जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर, ठीक है। इससे पहली वीडियो में हमने एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी और इसका मीनिंग क्या है ये भी डिटेल में बताया है। इसके बाद सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है, सी मीन्स होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकंड, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, वो क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन लेस नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। इस वजह से जो क्वांटिटीज डायरेक्शन को कंसिस्ट करती हैं, जिनके पास डायरेक्शन होती है साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जब यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए सी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट की, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आई नॉर्थ ईस्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जब हमने डिस्टेंस वाला टॉपिक कवर किया था तो तब हमने समझा था कि डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव और जीरो होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही पॉसिबल है। आगे हम समझेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किन किन सिचुएशंस में पॉसिबल है। फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनके थ्रू डिस्प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। लेकिन उससे पहले जो हमने अभी समझा है इसको आप नोटबुक में नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो हेडिंग होगा एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, ये समझ लें। देखिए एक एग्जाम्पल तो अभी हमने समझा, ठीक है, इसको मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहा होगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल इस तरीके से था, एग्जाम्पल फर्स्ट, कि कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि डायरेक्शन को हमें किस तरीके से लेना है, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो प्रॉब्लम ये थी कि कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो हमने इमेजिन किया कि इस डायरेक्शन में फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट पर्सन मूव कर रहा है 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद पर्सन बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स हमने अभी समझा शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ समझना ये है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, तो ये हो गया ए पॉइंट पर इनिशियल पोजीशन और सी पॉइंट पे फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। अब इस शॉर्टेस्ट लेंथ को हमने किस तरीके से फाइंड किया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हम स्क्वायर को हटा करके स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर, बी सी 4 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हो जाएगा 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 5 किलोमीटर। तो हम क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। यहां हम एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या, इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में डिस्टेंस कितनी कवर होगी, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 4 7 किलोमीटर। तो हम नोट कर सकते हैं कि अगर एक ही प्रॉब्लम में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर रहे हो तो डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ रही है, ये आप ध्यान देंगे। डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू किससे ज्यादा आ रही है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ रही है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया जो कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस को हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे एक पॉइंट किया कि डिस्प्लेसमेंट किन सिचुएशंस में पॉजिटिव होता है, किन सिचुएशंस में नेगेटिव होता है और किन सिचुएशंस में जीरो होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट लिखा था। अब इस पॉइंट को और डिटेल में हम समझ लेते हैं, लेकिन पहले ये नोट जरूर करिए। ओके, तो अगला पॉइंट होगा, ये तीनों पॉइंट्स हम केस वाइज समझेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, सपोज करिए कि यहां पॉइंट ओ पर किसी पर्सन का होम है और यहां ए पॉइंट पर स्कूल है। ठीक है, और बी पॉइंट पर यहां एक शॉप है। ठीक है, तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है हम इमेजिन कर लें, ये होम टू स्कूल जो डिस्टेंस है ये है 7 किलोमीटर। तो कोई स्टूडेंट, पहले प्रॉब्लम को ध्यान से समझना, होम से कहाँ जा रहा है, स्कूल। स्कूल और होम के बीच डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो फिर वो स्टूडेंट कहाँ आ रहा है, स्कूल से शॉप। तो यहाँ पे जो शॉप है वो हो जाएगी फाइनल पोजीशन, क्योंकि स्टूडेंट फाइनली कहाँ पे जाके रुक गया, शॉप पर। और होम हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, क्योंकि स्टूडेंट ने होम से चलना शुरू किया था, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। अब हमें यहाँ दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली कि स्टूडेंट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, और दूसरी कि स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये देखिए, डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ
पहले होम टू स्कूल 7 किलोमीटर प्लस फिर स्कूल टू शॉप 3 किलोमीटर, यानी कि स्टूडेंट ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 10 किलोमीटर। अब देखते हैं कि स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस के थ्रू ही हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में कहा था द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो स्टूडेंट की इनिशियल पोजीशन क्या है, होम, फाइनल पोजीशन क्या है, शॉप। अगर ये 7 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इनिशियल और फाइनल यानी कि होम और शॉप के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 3, 7 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर, तो कितनी वैल्यू हो गई 4 किलोमीटर। यहां हम एक और कॉन्सेप्ट के थ्रू इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, इधर पॉजिटिव एक्सिस होती है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर करे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ली जाती है पॉजिटिव। क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को, पॉजिटिव। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर करे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या ली जाती है, नेगेटिव। नेगेटिव, तो यहां देखिए जब स्टूडेंट होम से स्कूल की तरफ जा रहा है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई तो प्लस 7 किलोमीटर, और जब स्टूडेंट स्कूल से शॉप की तरफ आ रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्कूल से शॉप की तरफ क्या हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस 3 किलोमीटर। ठीक है, ये भी साइन कन्वेंशन आप ध्यान रख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लस डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे। तो यहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई, 4 किलोमीटर। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के थ्रू हमने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है। साथ ही यहां पर भी क्या कंक्लूजन आ रहा है कि डिस्टेंस, अगर हम सेम प्रॉब्लम को सोल्व करें तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। राइट, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। डिस्टेंस का कि जो इससे पहले जब हमने एक एग्जांपल लिया था तो वहां भी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा था। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 4 किलोमीटर। तो ये फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। ओके, नोट करिए। चलिए अब केस सेकंड समझेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। When displacement will be नेगेटिव। अब देखिए यहां पर भी प्रॉब्लम को ध्यान से समझना। सपोज करिए ये किसी स्टूडेंट का इस पॉइंट पर होम है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और यहां स्टूडेंट का स्कूल है, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और यहां स्टूडेंट के रिलेटिव का हाउस है। ठीक है, रिलेटिव हाउस। अब प्रॉब्लम को समझिए ध्यान से। होम और स्कूल के बीच जो डिस्टेंस है वो कंसीडर कर रहे हैं आप 7 किलोमीटर है, और होम और रिलेटिव हाउस के बीच डिस्टेंस 11 किलोमीटर है। राइट, यहां से यहां तक 11 किलोमीटर है। अब हुआ क्या, किसी स्टूडेंट का स्कूल में एग्जामिनेशन था, ठीक है, और साथ ही साथ उनके रिलेटिव के यहाँ भी एक मैरिज थी, तो वहां से इनविटेशन आया हुआ था। तो स्टूडेंट्स के पेरेंट ने डिसाइड किया कि पहले स्टूडेंट स्कूल में एग्जामिनेशन देने जाएगा, फिर एग्जामिनेशन फिनिश होने के बाद वापस घर आएगा, फिर घर से रिलेटिव हाउस के यहाँ जो फंक्शन है उसको अटेंड करने जाएंगे। इस तरीके से डिसाइड किया गया। अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, होम से स्कूल,
फिर वापस कहाँ आ रहा है, स्कूल से होम, फिर कहाँ जा रहा है, होम से रिलेटिव हाउस, होम टू रिलेटिव हाउस। ठीक है, ये आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए, अगर सबसे पहले हमें यह बताना हो कि उस स्टूडेंट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो चलिए ट्राई कीजिए, बताइए आप स्टूडेंट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो क्या जवाब होगा आपका, देखिए होम टू स्कूल कितनी डिस्टेंस हो गई, 7 किलोमीटर, स्कूल टू होम प्लस 7 किलोमीटर। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना, तो चाहे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए या नेगेटिव डायरेक्शन में आए, तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट जा रहा है होम से रिलेटिव हाउस, यानी कि 11 किलोमीटर प्लस 11 किलोमीटर, 7, 14, 14 एंड 11, 25 किलोमीटर, नो डाउट। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 25 किलोमीटर इस सिचुएशन में। अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए प्लस, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए माइनस। तो सबसे पहले कहाँ जा रहा है स्टूडेंट, होम टू स्कूल। कहाँ पे जा रहा है, होम टू स्कूल, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस 7 किलोमीटर। उसके बाद स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है, स्कूल टू होम, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो -7 किलोमीटर। उसके बाद स्टूडेंट होम टू रिलेटिव हाउस, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी -11 किलोमीटर। तो 7 - 7 0 हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई, -11 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आई है, ठीक है ना, क्योंकि हमने उस पीछे पॉइंट में कहा था कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस सिचुएशन को जब हमने सोल्व किया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। साथ ही दोबारा से फिर हम देखें कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस सिचुएशन में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, एंड 25 इज ग्रेटर देन -11। आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो केस सेकंड, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, उसको हमने समझ लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, राइट। तो अब थर्ड केस, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, उस सिचुएशन को समझेंगे, नोट कर लीजिए। तो अब केस थर्ड समझते हैं। केस थर्ड, when displacement is 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा समझिए। सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, यहां हो गया होम ए पॉइंट, और बी पॉइंट पे हम मान लें यहाँ पे क्या सिचुएटेड है, स्कूल। इस लोकेशन पे होम और स्कूल के बीच डिस्टेंस कितनी है, 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, नो प्रॉब्लम। अब सिचुएशन क्या है कि कोई स्टूडेंट पहले होम से स्कूल आता है और फिर स्कूल से वापस, पहले होम से स्कूल जाता है फिर स्कूल से वापस होम आता है, राइट। ये सिचुएशन है। तो हम सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, डिस्टेंस, स्टूडेंट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आंसर क्या होगा, 7 किलोमीटर, और जब रिटर्न किया स्कूल टू होम प्लस 7 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर। अब पता कर लें कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी,
तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस, और अपोजिट यानी कि माइनस नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस। तो ए से बी जा रहा है, जब ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस और बी से ए के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस। सो प्लस 7 किलोमीटर, और जब बी टू से ए पर आएगा स्टूडेंट तो -7, कितना हो गया, 0 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी कुछ सिचुएशंस में पॉसिबल है, राइट। तो हमने 3 डिफरेंट सिचुएशंस डील की जिनमें हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 प्रूफ किया। इसके अलावा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को दोबारा से ऑब्जर्व करें तो क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, ठीक है ना। तो सभी केसेस में हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकाला कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये भी हमने समझ लिया। ओके, इसके बाद हम समझेंगे कि क्या डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, राइट। चलिए सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर होगा बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन किस सिचुएशन में पॉसिबल है? तो पहले चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन करें, और उसके बाद फिर हम उस सिचुएशन को समझेंगे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल हो सकती है। Case 4th, when distance is equal to displacement, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा? सपोज करें यहाँ कोई पर्सन ए है और पर्सन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और वो बी पॉइंट पे जा करके रुक जाता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ए और बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ए और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। तो अगर पर्सन सिर्फ ए पॉइंट से बी पॉइंट में यानी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वापस रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितनी होगी? 7 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सन किसी भी नेगेटिव डायरेक्शन में रिटर्न नहीं कर रहा है, पर्सन सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कंडीशन ये होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई बॉडी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं, ये सिचुएशन कब बन सकती है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सिंगल डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करे तो तब डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। तो यहां से क्या रिजल्ट बन रहा है? हमने 2 रिजल्ट्स निकाले। फर्स्ट रिजल्ट क्या आया? फर्स्ट रिजल्ट आया कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है, और सेकंड रिजल्ट हमने निकाला कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो कंबाइन करके हम क्या लिखेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड में लाएं, देन डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट is greater than
और इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक जो भी डिस्प्लेसमेंट से इंपॉर्टेंट केसेस थे उनको समझ लिया कि किन सिचुएशंस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे बताएंगे कि इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। सपोज करिए कि कोई पर्सन या कोई एक रनर है और ये रनर ए पॉइंट से रनिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, यहां से रनिंग स्टार्ट करता है और ये यहाँ पर 5 राउंड्स कंप्लीट करता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्या आप बता सकेंगे कि यहाँ रनर का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखिए, क्योंकि रनर ए पॉइंट से शुरुआत कर रहा है, तो जब फर्स्ट राउंड में रनर उसी पोजीशन पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। ध्यान रखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए, यानी कि जहां से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया था और किसी भी रास्ते से, किसी भी पाथ से होते हुए वो वापस उसी पोजीशन पे लौट आए, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो अगर कोई पर्सन 5 राउंड्स लगा रहा है तो 5 राउंड्स के बाद जो इनिशियल पोजीशन थी, जो कि ए है, वही फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं ये आप नोट कर लीजिए, वो हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी टॉपिक रिलेटेड आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आपको जरूर पूछने हैं। तो टॉपिक्स यहीं तक रहेंगे, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।